प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। आज सीमांचल के पूर्णिया में एयरपोर्ट का उद्घाटन करने नरेंद्र मोदी पहुंचे। हालांकि इसी एयरपोर्ट के चालू होने का दावा पहले नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। खैर, मोदी का काम ऐसा ही है, जो किया नहीं उसी पर वाहवाही लूटते हैं, आप जानते हैं। और जो व्यवस्थाएं पहले से बनी हुई हैं उन्हें जानबूझकर बदलते हैं नरेंद्र मोदी, ताकि एक खास तबके को फायदा पहुंचाया जाए। जैसे वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 बनाकर सरकार ने देश की गंगा जमुनी तहजीब को जबरन खलल डालने की कोशिश की थी, मगर इस देश में संविधान को मानने वाले लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और संसद से जबरदस्ती पारित इस अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जिसमें आज अदालत ने सरकार के लाए गए कई प्रावधानों पर रोक लगा दी है। अधिनियम की धारा 3R, जी हां, 3R के उस प्रावधान पर रोक लगा दी गई है जिसमें वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए 5 साल तक इस्लाम का पालन करने की शर्त रखी गई। अदालत ने कहा है कि जब तक सरकार इस पर स्पष्ट नियम नहीं बनाती तब तक यह प्रावधान लागू नहीं होगा, वरना यह मनमाना साबित हो सकता है। वहीं धारा 374, जी हां, धारा 374 से जुड़े राजस्व रिकॉर्ड के प्रावधान पर भी रोक लगाई गई है। धारा 3/74 इसके प्रावधान पर भी रोक लगाई गई है और उसमें साफ साफ कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि कार्यपालिका किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का निर्धारण नहीं कर सकती जब तक राजस्व रिकॉर्ड पर नामांकन को लेकर अंतिम फैसला ना हो, तब तक वक्फ संपत्ति से किसी को बेदखल नहीं किया जा सकता है। वक्फ इज ऑलवेज वक्फ। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्यों को नहीं लेना है। 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्यों को नहीं लेना है, इस पर रोक लगी है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी कलेक्टर या कार्यपालिका को संपत्ति के अधिकार तय करने की अनुमति देना शक्तियों के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जब तक धारा 3C के तहत वक्फ संपत्ति के मालिकाना हक का अंतिम फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट से नहीं हो जाता, तब तक न तो वक्फ को संपत्ति से बेदखल किया जाएगा और न ही राजस्व रिकॉर्ड से छेड़छाड़ होगी। यह फैसला याचिकाकर्ताओं के पक्ष में है दोस्तों, और इसे सरकार के मुंह पर तमाचे की तरह देखा जा रहा है। इमरान प्रताप गढ़ी, कांग्रेस के नेता, एक याचिकाकर्ता थे, वो भी याचिकाकर्ताओं में से एक इमरान प्रताप गढ़ी, इस फैसले के बाद क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। संशोधन कानूनों पर आज माननीय उच्चतम न्यायालय का जो फैसला है, मैं उसका स्वागत करता हूं और मैं इसे एक बड़ी जीत के तौर पर देखता हूं। जिस तरह से संसद में कानून ला करके वक्फ की संपत्तियों को लूटने की साजिश सरकार ने की थी, माननीय उच्चतम न्यायालय उस मंशा को समझ रहा है। आज के फैसले में जो कुछ बिंदुओं पर अंतरिम रोक उच्चतम न्यायालय ने लगाई है, वो दर्शाता है कि सरकार की साजिश और सरकार की मंशा इस कानून को, इस अमेंडमेंट को लाने के पीछे जो है, उसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने समझा है। ये जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वाला जो एक पॉइंट था, उस पर रोक लगाना या फिर कलेक्टर राज पे रोक लगाना, ये दर्शाता है कि ये एक बड़ी जीत है और ये अंतिम फैसला तो नहीं है, लेकिन अंतरिम फैसला जरूर है और ये राहत है उन तमाम याचिकाकर्ताओं के लिए। मैं चूंकि खुद याचिकाकर्ता रहा हूं, मैं संसद में भी इस मुद्दे पर लगातार लड़ता रहा हूं, सड़क पर भी लड़ता रहा हूं और माननीय अदालत की चौखट पे भी लड़ रहा हूं। तो मुझे खुशी है कि कोर्ट ने आज हमें एक राहत दी है, एक अच्छा फैसला सुनाया है। आगे ये लड़ाई जारी रहेगी। सरकार को हम उसकी साजिश में, वक्फ की जमीनों को लूट करके धन्ना सेठों को देने की साजिश में हम सरकार को कामयाब नहीं होने देंगे। तो साफ साफ यहां पर अपनी जीत यहां बता रहे हैं और सरकार पर ऐसे लगाम कसने की कोशिश होती रहेगी आगे भी। लेकिन दूसरी तरफ सरकार को दूसरा बड़ा झटका आज SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर भी लगा है दोस्तों, और सरकार से भी ज्यादा यह चुनाव आयोग के लिए झटका है, जिसने अपनी खुददारी सरकार के सामने गिरवी रख दी। सुप्रीम कोर्ट SIR पर आखिरी सुनवाई 7 और 8 अक्टूबर को करेगा। जी हां, आखिरी सुनवाई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो बिहार में चल रहा है, मतदाता पुनरीक्षण, गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम जो चल रहा है, उस पर सुप्रीम कोर्ट आखिरी सुनवाई करेगा 7 और 8 अक्टूबर को। लेकिन आज उसने चुनाव आयोग से कहा है कि अगर चुनाव आयोग द्वारा SIR की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार अवैध गतिविधि
होती है तो फिर कोर्ट पूरी प्रक्रिया को ही रद्द कर सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर ऐसा फैसला लिया गया तो वो केवल बिहार के एसआईआर के लिए नहीं बल्कि पूरे देश पर लागू होगा। एसआईआर पर जारी सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इस मामले में कोई भी फैसला टुकड़ों टुकड़ों में नहीं दे सकते, इसलिए जो भी फैसला होगा वो पूरे देश के लिए लागू होगा। यानी बिहार ही नहीं बल्कि इसके बाद बंगाल, तमिलनाडु, असम, जहां भी एसआईआर के जरिए खेल की कोशिश बीजेपी करेगी उसमें मात मिल जाएगी। तो ये साफ साफ आप समझ सकते हैं कि आज दोनों तरफ, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल जो संशोधन बिल है उस पर जो याचिकाएं लगी थी, उस पर जो फैसला आया है वो मोदी सरकार के लिए एक बड़ा झटका, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग और मोदी सरकार, इन दोनों के लिए एसआईआर पर जो सुनवाई हुई है उस पर भी झटका। और इतना ही नहीं, यहां साफ साफ कोर्ट ने यह भी कहा, जब वहां अश्विनी उपाध्याय जो भाजपा के प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट में वकील भी हैं, वो जब खड़े हुए तो उन्होंने साफ साफ कहा कि मिलॉर्ड, ये आधार कार्ड को हटा दीजिए या आधार कार्ड के साथ इन 11 दस्तावेजों में से एक रख दीजिए, इसीलिए क्योंकि आधार कार्ड फर्जी भी हो सकता है, आधार कार्ड कुछ और हो सकता है, ये सारी बातें हो रही थी। तो यहां साफ साफ है कि आधार कार्ड को भी 11 दस्तावेज नहीं बल्कि 12वें दस्तावेज के रूप में और इंडिविजुअली आधार कार्ड अपने आप में पूर्ण है। और अगर यह फर्जी है तो उसकी जांच आप कीजिए। फर्जी दस्तावेज और भी हो सकते हैं। ये सारी बातें वहां कही गई, पहले भी कही गई थी, आज भी कही गई हैं। यानी एक मात यहां पे सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को आधार कार्ड पर भी लगी है। इन दोनों झटकों के बाद बीजेपी भले सामान्य दिखने की कोशिश करे और जतलाए कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है दोस्तों। बीजेपी के खिलाफ अब देश में माहौल बनने लगा है। आज बिहार में फिर नाराज जनता सड़क पर उतरी। कुछ दिन पहले बर्खास्त संविदाकर्मी पटना में सड़कों पर थे। आप याद कीजिए कि 2 दिन पहले जब जेपी नड्डा पटना पहुंचे थे तो उनको अपने कार्यालय के यानी अपने बीजेपी दफ्तर के गेट से अपने अंदर जाने में कम से कम आधे घंटे का वक्त लग गया था। आज दारोगा वैकेंसी में देरी पर नाराज अभ्यर्थी सड़क पर तिरंगों के साथ उतरे और एनडीए सरकार की पुलिस ने अपने डंडों के साथ साथ प्रदर्शनकारियों को तिरंगे से भी पीटा। यानी राष्ट्रध्वज का अपमान बीजेपी ने करवाया है। वहीं भागलपुर में अडानी समूह के बिजली संयंत्र पर भी बड़ा खुलासा आज कांग्रेस ने किया है। वहां यह कि 1020 एकड़ जमीन मात्र ₹1 में 30 साल के लिए लीज पर दी गई है और अडानी को, और इसके लिए 10 लाख आम के पेड़ों को काटने की भी तैयारी है। कांग्रेस ने इस बड़े घोटाले का पर्दाफाश आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया है। जरा देख लीजिए, सुन लीजिए। वोट चोरी का बंदोबस्त तो बैठाया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी भी सड़कों पर हैं, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है, इंडिया अलायंस सड़कों पर है, तो हो सकता है वोट चोरी ना हो पाए, हम होने भी नहीं देंगे। तो गौतम भाई को जाते जाते 1050 एकड़ जमीन दे दी जाए, यह निर्णय लिया गया। यह 2400 मेगावाट का यानी कि 21,400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जो बजट में, केंद्रीय बजट में भी इसकी घोषणा हुई थी। तब यह नहीं बताया गया था कि निजी कंपनी द्वारा कराया जाएगा, तब यह कहा गया था कि भाई सरकार एक पावर प्लांट वहां स्थापित करेगी। उसके बाद सरकार ने बोला भाई वायबल नहीं है, सरकार तो नहीं करेगी। ठीक है, सरकार का डिसीजन है। उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया इस पूरे प्रोजेक्ट को कि साहब प्राइवेट पार्टी करेगी। बिडिंग हुई, बिडिंग में गौतम अडानी को मिला। आप हैरान तो नहीं हुए होंगे, मैं भी हैरान नहीं हुआ, गौतम भाई भी हैरान नहीं हुए होंगे, और जिनको नहीं मिला वो भी हैरान नहीं हुए। कहानी यहां नहीं खत्म होती। कहानी सिर्फ पेड़ों की नहीं है, कहानी सिर्फ जमीन की नहीं है, कहानी सिर्फ ये रोते हुए किसानों की नहीं है। कहानी यह है कि बिहार की जमीन पर बिहार के पैसे से बना हुआ प्लांट, बिहार के कोयले से बनी हुई बिजली बिहार के लोगों को ₹6 प्रति यूनिट में बेची जाएगी। यानी कि मेरी और आपकी चमड़ी उतार के, उसका जूता बना के मुझे वापस बेचा जा रहा है, आपको वापस बेचा जा रहा है। ये वो कहानी। लूट, लूटने के बाद डबल लूट, ये सब प्रधानमंत्री के दोस्त होने का उनको लाभ मिल रहा है। सारी खुदाई एक तरफ और गौतम भाई एक तरफ, यह हो रहा है बिहार में।
सारी खुदाई एक तरफ और गौतम भाई एक तरफ, ये हो रहा है बिहार में। कह रहे थे यहां पवन खेड़ा जो बता रहे हैं कि लगभग 1050 एकड़ जमीन जो है वो दे दी गई है यहां भागलपुर में बिजली संयंत्र के लिए गौतम अदानी को, और इसके लिए 10 लाख से ज्यादा पेड़ों की कटाई का भी यहां आदेश दिया जा रहा है। यानी एक इकोलॉजिकली बोला जाए, पर्यावरण के हिसाब से एक बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला होने जा रहा है। और इन सब के बीच एक तरफ आप देखिए कि आधार कार्ड को लेकर लड़ाई झगड़ा, यानी सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग कहता है आधार कार्ड जो है वो वैलिड ही नहीं है। कोई भी आया, आज अश्विनी उपाध्याय कह रहे हैं कि यहां कोई भी विदेशी भी आकर आधार कार्ड बनवा सकता है, क्योंकि 180 दिन रहने के बाद आधार कार्ड बनवा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आपकी सरकार क्या कर रही है? अगर फर्जीवाड़ा है, आप कह रहे कोई भी बनवा सकता है, तो सरकार किसकी है? कांग्रेस की है? सरकार तो आपकी है। आपकी सरकार में गड़बड़ घोटाला हो रहा है, आप बताइए ना। आप बताइए कि आपके यहां फर्जीवाड़ा चल रहा है, आपकी सरकार में फर्जीवाड़ा चल रहा है। लेकिन इसी आधार कार्ड को हर जगह लागू भी किया जा रहा है। आपके आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ा गया, आपके आधार कार्ड को आपके बैंक अकाउंट से जोड़ा गया। अब आप अगर रिजर्वेशन करवाने जा रहे हैं तो उसमें भी आधार कार्ड चाहिए। 1 तारीख से यह मैंडेटरी है और वो वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही रिजर्वेशन होगा आपका। यानी आपको देना पड़ेगा आधार नंबर और डिजिटली आप वेरीफाई होंगे, तब आपका रिजर्वेशन होगा रेलवे में। तो एक तरफ तो आप आधार को जोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि कानूनी अदालत से लेकर, यानी अदालत से लेकर जनता की अदालत तक मिल रहे झटकों में खुद को कैसे संभालेगी बीजेपी। बड़े घोटाले का पर्दाफाश आपने देख लिया। सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को दोहरा झटका और बैकफुट पर आया चुनाव आयोग। इन तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। देखिए 5 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप पांचों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। डॉक्टर राकेश पाठक जी, आज का दिन सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट हाफ में आके बैठे, फैसला आ गया वक्फ पर। वक्फ बिल जो नया संशोधित कानून है उसमें, चूंकि उसमें पुराना संशोधन चले आ रहा था, पुराना कानून आ रहा है, उसमें संशोधन होते रहे हैं। इस बार का संशोधन बड़ा कड़क था, उस बस्तर के कड़कनाथ मुर्गे की तरह। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा लचीला बनाने की कोशिश थी और चले गए सब लोग। इमरान प्रतापगढ़ी को आपने देख लिया, उन्होंने कहा कि हमारी जीत हुई है। हम भी यही कह रहे थे कि यहां याचिकाकर्ताओं की जीत हो गई, लेकिन बाकी लोग ये वक्फ बिल, वक्फ कानून को रद्द नहीं किया सुप्रीम कोर्ट और याचिकाकर्ताओं को झटका लग गया। अब देखिए कैसे चीजें मैनिपुलेट की जाती हैं खबरों के जरिए। और दूसरी तरफ एसआईआर पे फाइनल अब कॉल है, यानी 7 और 8 तारीख को। क्या कहेंगे इन दोनों मसलों पे? देखिए डॉक्टर साहब, पहले बात वक्फ कानून की, इसमें थोड़ा सा बैलेंसवाद दिखाई देता है। याचिकाकर्ताओं में प्रोफेसर मनोज कुमार झा भी थे, वे भी संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा है कि हम काफी कुछ लड़ाई जीत गए। मेरा विचार सिर्फ एक है इस पूरे मामले में। अगर सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड में 3 गैर मुस्लिम रखने की इजाजत दी है, तो क्या ही अच्छा हो इस विविधतापूर्ण समाज में, हमारे इस देश में जितने बाकी धर्मों के इस तरह के बोर्ड हैं, चाहे वो श्री माता वैष्णो देवी बोर्ड हो, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हो, जितने भी धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब, तो बाकी धर्मों के इस तरह के जो बोर्ड हैं उनमें भी दूसरे धर्मों के 3-3 लोग शामिल कर दिए जाए। वैष्णो देवी बोर्ड में 3 मुसलमान हो, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में 3 बौद्ध हो, हिंदू हो, जो भी दूसरे धर्म के लोग हैं वे उसमें शामिल कर दिए जाए। तभी तो इस विविधतापूर्ण समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सभी धर्मों की इस तरह की संस्थाओं में दिखाई देगा। बाकी का फैसला सचमुच में बेहतर है कि कलेक्टर को जिस तरह से सब कुछ मान लिया गया था कि उसका फैसला ही अंतिम फैसला है, उसे सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से खारिज कर दिया है। सीईओ जो होगा वो मुसलमान होगा, 5 साल लगातार
प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना जरूरी नहीं है, वो भी अच्छा एक फैसला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट इस तरह के कुछ और फैसले करे तो लोगों की उम्मीद एक बार फिर उसमें जाग जाएगी। मोदी की सरकार के लिए तो इतना झटका पर्याप्त है कि वो जिन संशोधनों के जरिए वक्फ की जमीनों, वक्फ बोर्ड पर कब्जा करना चाहती थी, उसकी मंशा पर फिलहाल पानी फिर गया है। अब सवाल एसआईआर का, सुप्रीम कोर्ट उसमें भी लगातार अब सरकार और केंद्रीय चुनाव आयोग को आईना दिखाता दिखाई दे रहा, जबकि देखा जाए तो ये बदतमीजी, बदसलूकी की पराकाष्ठा है कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट पर आंखें तरेर रहा है, उसे बता रहा है कि वो अपनी परिधि में रहे, अपनी हैसियत में रहे, उसके काम में हस्तक्षेप न करे। जब चुनाव आयोग सरकार को इस तरह की आंखें दिखाता था टीएन शेषन के समय, तब तो समझ में आता था कि आयोग उस रूप में स्वायत्तशासी संस्था है कि केंद्रीय सरकार, मंत्री उसमें दखल नहीं दे सकते जी। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय तो हमारे संविधान का कस्टोडियन है, उसे अगर इस तरह की संस्था धमकाने लगे तो ये चिंताजनक है। अब उसने 7 और 8 तारीख तय कर दी है, उसमें अंतिम फैसला जो आएगा तब देखेंगे, लेकिन आज जो 2 महत्वपूर्ण बातें कह दी गई हैं वो ज्यादा अहम है। नंबर 1, अगर कोई गड़बड़ी मिली तो सुप्रीम कोर्ट पूरे इस एसआईआर को रद्द कर देगा। नंबर 2, उसका फैसला पूरे देश पर लागू होगा। यानी चुनाव आयोग की जो मंशा थी, जिसको लेकर शायद एक बैठक हो चुकी है या होने वाली है कि पूरे देश में से लागू करना है, तो अंतिम फैसले के समय अगर कोई फैसला इस तरह का आया तो वो पूरे देश पर लागू होगा। चुनाव आयोग और उसके जरिए मोदी सरकार की जो मंशा है वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो आज का दिन उम्मीदों को जगाने वाला दिन है, मोदी और उनकी सरकार की उम्मीदों पर पानी फेरने का दिन। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक पानी फेरने का दिन आज, दो घटनाक्रम, और एक तरफ चुनाव आयोग जो अभी 2 दिन पहले कह रहा था कि एसआईआर हमारा अधिकार है और हम इसको रोक नहीं सकते, हलफनामा देकर, और दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इसे रद्द भी कर सकते हैं अगर गड़बड़ियां पाई गई तो। प्रशांत टंडन जी, वक्फ से लेकर एसआईआर तक सरकार बहुत दबाव में है। पहली बात तो हम यहां से शुरू करें कि 400 पार की जगह मेजॉरिटी भी नहीं आ पाई। अब वो जो दबाव है वो किस दबाव दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी अगर कहते हैं कि जातिवाद जनगणना तो मोदी सरकार भी करती है, जीएसटी को भी वो ठीक करते हैं, तो दबाव में तो हैं वो। अब इस दबाव का तोड़ उन्होंने 2 निकाले। एक मुद्दा उठा लें वक्फ के जरिए, वक्फ बिल के जरिए, वक्फ कानून के जरिए, जो हर पूरे देश में आग लगा दें और हिंदू मुसलमान की ध्रुवीकरण की लहर चल जाए। डिटेल बता चुके डॉक्टर पाठक, अब मैं उस पर नहीं जाऊंगा और दर्शकों को भी मालूम है उसकी पॉलिटिक्स क्या है। ये शहर अयोध्या और संभल करते हैं, तमाम वक्फ प्रॉपर्टीज को अपने मित्रों को देना, कब्जा करना, वो तो अलग बात है। एक पॉलिटिकल ध्रुवीकरण हर शहर में बवाल करते, जहां इनकी सरकारें, जहां इनके कलेक्टर हैं, सारी जमीनों को विवादित करते, वहां जुलूस निकलते, वहां दंगे फसाद होते, और वो पूरा बिहार का इलेक्शन, पश्चिम बंगाल का इलेक्शन और आने वाले सारे इलेक्शन तक एक ध्रुवीकरण का लंबा कार्यक्रम था, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने पंक्चर कर दिया। और जो रही सही कसर बचती तो वो एसआईआर से होती। एसआईआर में भी इलेक्शन कमीशन को आज जो डोज मिली है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन इलेक्शन कमीशन आमाता है राजीव जी, उसके एफिडेविट पढ़िए, वो सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे रहा है। वो कह रहा है कि संसद का बनाया हुआ कानून भी उसके ऊपर लागू नहीं होता जहां तक नागरिकता तय करने की बात है। इस चुनाव आयोग कह रहा है कि संसद भी कानून नहीं पास कर सकती, हमारे पास अधिकार है, संविधान से अधिकार है कि हम नागरिकता की जांच करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट 2 फैसलों में कह चुकी है नागरिकता का जांच चुनाव आयोग नहीं करेगा। और नागरिकता को मतलब बहुत ही, मैं अगर संक्षेप में कहूँ कि देखिए 26 जनवरी 1950 से और 1987 तक जो भी भारत में पैदा हुआ वो नागरिक है। 87 से 2004 के बीच में एक भी मतलब माता पिता में कोई एक भी अगर भारतीय नागरिक है उसका ऑटोमेटिक जो है वो सिटीजनशिप है। और 2004 के बाद के जो पैदाइश हैं उनमें किसी दोनों पेरेंट की आवश्यकता है, लेकिन अगर उनमें एक भी पेरेंट भारत का नागरिक रहा है तो वो इलीगल इमिग्रेंट नहीं माना जाएगा, ये कानून कहता है। और अभी तक सरकार ने कोई एक वाइट पेपर जारी नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने 24 जून से ये शुरू किया कार्यक्रम, अभी तक नहीं बताया कि इलीगल इमिग्रेंट बिहार में कितने हैं, विदेशी नागरिक कितने हैं। 65 लाख लोगों को। अश्विनी उपाध्याय कह रहे थे आज लाखों रोहिंग्या हैं बिहार में। सुप्रीम कोर्ट में अश्विनी उपाध्याय, लाखों रोहिंग्या हैं बिहार में। तो आपकी सरकार है भाई साहब, पिछले 20 साल से कर क्या रहे हैं आप? सरकार का एफिडेविट है 400 है, वो भी पूरे देश में? हाँ, बिहार में नहीं, पूरे देश में। तो सरकार कुछ और कहती है। सरकार अगर पार्लियामेंट में चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय के जरिए क्या बताया था कि 2018-19 तक सिर्फ उसको 3 विदेशी नागरिकों की शिकायतें मिली, 3 पूरे देश में। 16 से लेकर 18-19 के बीच में, और इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है। एक गवर्नर साहब थे जनरल सिन्हा असम के, उन्होंने कहा था कि 6000 लोग क्रॉस करते हैं रोज बांग्लादेश से। अब तक तो बांग्लादेश 4 बार खाली हो चुका होता है राजीव जी जी। तो इन लोगों का जो स्थिति है कि लोगों को भ्रमित करो, बहकाओ। अरे हम लोग भी तो समाज में रहते हैं, बाजार जाते हैं, रेलवे स्टेशन जाते हैं, हवाई अड्डे जाते हैं, दफ्तर जाते हैं, सब जगह जाते हैं। हमको कहाँ टकरा रहे विदेशी नागरिक? जो टूरिस्ट आते हैं वो होते हैं जो दिल्ली में मान लीजिए कि पहाड़गंज का इलाका जहाँ पे बहुत सारे बैकपैकर्स रहते हैं। कौन टकरा रहा विदेशी नागरिक, कहाँ है? आप उनकी शिनाख्त तो करिए। और क्या वो इतने हैं कि आपके मैंडेट को वो प्रभावित कर दें? तो दोनों झटके बीजेपी को आज ये लगे हैं। एक, पूरे देश में हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण, दंगों की नई राजनीति, गोदी मीडिया साथ में है, वो शुरुआत करने की पूरी योजना थी। उसको सुप्रीम कोर्ट ने आज हवा निकाल दी उसको असफल कर दिया। और ये बड़ा काम सुप्रीम कोर्ट ने देश हित में किया है, भारत के समाज के राष्ट्रीय एकता के हित में किया है। क्योंकि इसी मामले को उठा के पूरा वो चुनाव सारे के सारे प्रभावित करते। अब अगले राउंड में जब मैं आऊंगा तो महाराष्ट्र के बारे में कुछ नए डेटा आए हैं। जी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट राउंड में उस पर बात करते हैं। सुनील शुक्ला जी के पास जल्दी से आना चाहता हूं और इन दोनों मसले पे आपसे भी, और सबसे बड़ी चीज की एक तरफ वक्फ को लेकर हमारे भी कई सारे साथी, अब चूंकि 22 मई को वक्फ से पर जो बहस पूरी हो गई थी और तब से 22 मई इसी साल 2025, क्योंकि 5 अप्रैल 2025 को यह कानून बना, जब नोटिफिकेशन हुआ, गैजेट में आया, उसके बाद उससे पहले राष्ट्रपति का सिग्नेचर, उससे पहले दोनों सदनों में इस पर दोनों सदनों में पास करवाया गया इस बिल को, सब कुछ हुआ। उससे पहले जेपीसी में जाना, ये एक लंबी कथा है, वो आप लोगों ने देखी है। उसके बाद इसको चुनौतियां जो पेश की गई सुनील जी, उन चुनौतियों में एक तो इसे रद्द करने की मांग, और दूसरी क्यों रद्द करना चाहिए उस पे जो डिमांड थी, उसमें 3C 3R फिर 374, उसके बाद जो धाराएं हैं 23
इन सब की बात यहां पे 14 इन सब की बात यहां आई और इन तमाम धाराओं जिस पर बहस चली है और जिसको कहा गया है कि इसके कारण गड़बड़ियां हो सकती हैं, उन सब पर रोक लगा दी गई है A to Z। सिर्फ वही जो 3 रहेंगे नॉन मुस्लिम, लेकिन प्रैक्टिशनर मुस्लिम कौन होगा 5 साल जो प्रैक्टिशनर होगा, इस पर भी रोक। और इसके लिए अपना कानून बनाने की जरूरत है, क्योंकि आप पता कैसे करेंगे कि प्रैक्टिशनर है कि नहीं है। तो ये सब है। तो एक तरफ एक बड़ा फैसला, और मनोज झा भी थे इसमें, जरा मनोज झा को सुन लेते हैं क्या कह रहे थे मनोज झा। अभी डॉक्टर राकेश पाठक जी भी उनका जिक्र कर रहे थे। मनोज झा भी एक याचिका करता थे, उनको मनोज कुमार झा आरजेडी के सांसद हैं, दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं। क्या कह रहे हैं सुनिए जरा, फिर आता हूं सुनील जी। नहीं, मैं समझता हूं कई स्तरों पर राहत है और हम हमेशा से कहते थे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने जब सदन के अंदर ये फैसला किया सरकार ने जन भावना के विपरीत जाकर के, तो हमारी सबसे पहली कोशिश जो उन्होंने कही कि आप जाइए सर्वोच्च न्यायालय। मेरी पार्टी पिटिशनर थी, मैं स्वयं पिटिशनर था। तो आज जो ये राहत मिली है, ये जुल्म और इंसाफ के बीच की जो संघर्ष था, उसमें जुल्म को थोड़ी शिकस्त मिली है, नंबर 1। नंबर 2, चाहे वक्फ बाय यूजर का मामला हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हेजीमनी का मामला हो, प्रभुत्व का, या 5 साल जो वो एक चीजें जोड़ दी गई थी, या ओवरऑल कि किसी समुदाय के उनके आंतरिक जो उनका नियंत्रण होना चाहिए उसको लेकर के जो एक डिस्क्रिमिनेशन की भावना थी, उन सबको सेट असाइड किया गया है। और मैं समझता हूं एक संदेश है सरकार को कि आप डॉग विसिल पॉलिटिक्स ना करें, प्रगतिशील राजनीति के साथ रहिए। प्रतिगामी राजनीति इस देश का ध्येय नहीं होना चाहिए। तो सुन रहे थे यहां पर मनोज झा अपनी बात रख रहे थे। तो एक तरफ वक्फ है, दूसरी तरफ SIR है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है वो, और इसमें भी यहाँ चुनाव आयोग अब फाइनल है कि आप लिस्ट लेके आइए, तब हमको पता चलेगा कि 65 लाख लोगों में से कितनों को आपने जोड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ 7 और 8 तारीख को धुआंधार इस पे हम सुनवाई करेंगे, जो फाइनल सुनवाई होगी। जरा वक्त से लेकर यहाँ SIR तक सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद राजीव जी। अगर ये मनोज झा साहब कहेंगे भारतीय जनता पार्टी से कि वो प्रतिगामी राजनीति न करे, कौन स्वीकार कर लेगा इसे? अगर वो जवाहरलाल नेहरू को गाली देना बंद कर दें, इस तरह के विवाद न पैदा करें, तो फिर राजनीति किस पे करेंगे? अब तक तो यही राजनीति करते चले आ रहे हैं। वक्फ का जो आज जो फैसला है निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, राहत देने वाला है, और जो कम से कम उत्तेजित लोग थे, जिनको अपने इस पूरी परंपरा को लेकर के चिंता थी, उनको संतोष देने वाला है। लेकिन पूरी तरह से राहत नहीं है। मैं भी इस पक्ष का हूं निजी रूप से कि पूरा का पूरा संशोधन रद्द होना चाहिए। निश्चित रूप से आज सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्रीय वक्फ बोर्ड में अधिकतम 4 सदस्य हो सकते हैं। सवाल ही नहीं है, इस बोर्ड के गठन का जो तरीका संशोधन के बिल में संशोधित कानून में लाया गया है वही आपत्तिजनक है। पहले बोर्ड चुनाव के आधार पर गठित होता था, जो चुने हुए प्रतिनिधि आते थे वो बोर्ड के सदस्य होते थे। आज इस नए कानून के तहत 14 के 14 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। अब सरकार के द्वारा जो मनोनीत सदस्य हैं, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे क्रिश्चियन हो, किसी समुदाय के लोग हो, वो उनकी प्रतिबद्धता तो सरकार की तरफ ही होगी। इसी तरह से जो राज्य का काउंसिल है, उसमें उन्होंने कहा कि अधिकतम 3 सदस्य ला सकते हैं। काउंसिल की भी पहले गठन निर्वाचन के आधार पर होता था। तो जो निर्वाचित सदस्य होते थे वो कम से कम अपने कोलिजियम के प्रति जवाबदेह होते थे। उनको चिंता होती थी कि अगर हम अपने कोलिजियम, अपने मतदाताओं के प्रति जवाबदेह नहीं बनेंगे, उनके भावनाओं के अनुकूल नहीं काम करेंगे, तो संभव है कि अगली बार न चुने जाए या मेरी स्थिति वो न रह जाए। वहां भी जो गठन है वो सरकार के द्वारा मनोनयन है। निश्चित रूप से निर्वाचन के स्थान पर मनोनयन को तरजीह देना ये तर्कसंगत नहीं है, ये विधि सम्मत नहीं है, ये कानून सम्मत नहीं है। इस पर भी रोक लगनी चाहिए। हालांकि अधिकतम 4 सदस्य या 3 सदस्य कह करके सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ी राहत दी। 3 सदस्य, 3 से ज्यादा नहीं। बोर्ड में 4 और राज्यों में 3। राज्यों का जो परिषद है उसमें बोर्ड काउंसिल्स, उसमें अधिकतम 3, और जो केंद्रीय बोर्ड है उसमें अधिकतम 4।
और एक सलाह जो दिया सर्वोच्च न्यायालय ने कि जो चेयरमैन होगा वह मुसलमान हो, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। हालांकि ये भी एक तरह का स्पष्ट आदेश होना चाहिए कि मुसलमान ही होना चाहिए। लेकिन मैं निजी तौर पर सोचता हूं कि आखिर जो सरकार के द्वारा मनोनीत हो कहीं का भी। आपका वीडियो चला गया सुनील जी, जरा स्क्रीन पे ले आइए तमाम हमारे साथियों को। और सुनील जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, कोई बात नहीं है। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रकाश जी आपसे पहले जरा मैं अमलेंदु जी के पास आना चाहता हूं, फिर माफी चाहूंगा क्योंकि अमलेंदु जी इस मसले को वक्फ बिल पर जो सुनवाई चल रही थी उस पर तमाम पहलुओं को आप भी अमलेंदु जी हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। क्या कुछ आपने देखा यहाँ पे, जरा आप और बताएंगे तो थोड़ा विश्लेषण और भी आसान होगा। प्लीज अपनी बात रखिए। देखिए राजीव जी, आज जो फैसला आया है, एक तो ये इंटरिम ऑर्डर है, पहली चीज तो ये है। दूसरा, जस्टिस BR गवई ने आदेश पढ़ते समय ये स्पष्ट कर दिया कि ये इंटरिम ऑर्डर है, पूरी कानून को निरस्त करने की मांग भी नहीं थी, इसको नहीं किया। जिन बिंदुओं पर आपत्ति थी उन सभी बिंदुओं पर स्थगन आदेश दे दिया गया। ये महत्वपूर्ण बात है, यानी याचिकाकर्ता जिन बिंदुओं को लेकर गए थे उन पर सब पर स्थगन आदेश है। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश में अपने साफ तौर पर राजीव जी कहा गया। फिर वो धारा 3R और 3C जो थी सबको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में उसको व्याख्यायित किया कि किस किस तरीके से हमने इसको रोक लगाई है। तो इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट का राजीव जी आदेश है और जिन बिंदुओं पर स्थगन आदेश दिया गया है, ये वही बिंदु है जिन बिंदुओं के जरिए सरकार संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए संशोधन लेकर आई थी। तो इसलिए वो संशोधन ही पूरी तरीके से उसका बेकार हो गया जो वो लेकर आई थी, जिस मंशा के साथ सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश के बाद। कानून तो पहले से भी था, उस कानून में संशोधन जो किए थे उन संशोधनों पर रोक जो है ये लगाई है। यानी मोदी सरकार जो संशोधन लेकर आई थी उन संशोधनों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, ये साफ तौर पाया। और एक जिस पर रोक नहीं लगाई गई वो था कि साहब जो रजिस्ट्रेशन है संपत्तियों का उस पर रोक नहीं लगाई, चूंकि उन्होंने कहा कि ये पहले से मौजूद है। तो 2013 का जो था उसमें भी था और 1995 का जो था उसमें भी था। अब राजीव जी, अगर 1000 साल पहले की कोई वक्फ संपत्ति है और सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक लगा दी कि जो वक्फ है वो एक बार वक्फ हो गया, तो अब उसका रजिस्ट्रेशन हो या ना हो, तो रजिस्ट्रेशन नई संपत्तियों के लिए ठीक है। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन नहीं भी होता है तो भी उसका जो टाइटल है वो नहीं बदला जा सकता, जो कि इस अध्यादेश के जरिए बदला जाना था। तो ये स्पष्ट हो गया। तो इसलिए जिसपे रोक नहीं भी लगाई गई है उससे भी सरकार को संपत्तियों पर कब्जा करने का जो उसका मकसद था उसमें कोई लाभ नहीं मिलेगा किसी भी तरीके से, ये स्पष्ट हुआ। तो कुल मिला के राजीव जी ये कहा जा सकता है कि इस पर बहस अभी आगे भी होगी और ये साफ कह दिया गया कि इसके अलावा अगर किसी और चीज पर आपत्ति है तो उस पर याचिकाएं दाखिल की जा सकती हैं। इसके खिलाफ भी अगर कोई याचिका दाखिल करना चाहता है तो वो भी याचिका दाखिल कर सकता है, उस पर किसी तरीके की रोक नहीं है। तो अगर कोई चाहता है कि सब पूरा का पूरा कानून निरस्त किया जाए तो वो भी याचिका दायर कर सकता है। जैसे कि कहा जा रहा है कि साहब उसमें 3 मुस्लिम जो है वो गैर मुस्लिम और 4 गैर मुस्लिम को दे दिया गया है, उसके खिलाफ भी कोई जाना चाहता है तो उसके खिलाफ भी कर सकता है। लेकिन ये स्थगन आदेश जारी रहेगा जब तक कि उस पर कोई नया आदेश नहीं आया था। तो ये राजीव जी जो सरकार की मंशा थी वो एक तरीके से बिल्कुल ध्वस्त कर दी गई है। इसके साथ साथ राजीव जी इसका जो पॉलिटिकल इंपैक्ट है उस पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका सीधा सीधा पॉलिटिकल इंपैक्ट बीजेपी से ज्यादा चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, इनके ऊपर सीधा सीधा इसका इंपैक्ट है, क्योंकि इन्होंने ही ये बिल पास करवाया था जो असंवैधानिक था। आप इसको असंवैधानिक कह सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके जो संशोधन थे उस पर रोक लगा दिए। तो इन्होंने ये बिल पास करवाया था और इसके बिल से पास नहीं करवाया था, इसके समर्थन में बयानबाजियां भी की थी। तो इसलिए इसका सबसे ज्यादा अगर गुनहगार कोई है तो वो चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी हैं, जिनके वोटों से ये बिल पास हुआ था। तो ये राजीव जी इसका एक पॉलिटिकल इंपैक्ट है। जी सुनील जी अपनी बात पूरी कीजिए, आप वीडियो आपका डाउन हो गया था। फिर डॉक्टर राकेश पाठक, डॉक्टर प्रकाश जी के पास आता हूं। मैं तकनीक का शिकार हो गया, बिजली चली गई, कनेक्शन कट गया, तो क्या कर सकते हैं जी। तो अभी तो हम लोग को वक्त की संपत्ति का निर्णय करना है, नेट आएगा कि नहीं आएगा वो तो बड़ा अलग का सवाल है, सरकार इसी पर लगी हुई है।
तो ये जो आज का आदेश है, वो जो सरकार की मंशा थी, वो पूरी तरह से ध्वस्त होगी। अगर आप जो वक्फ हो गया, वक्फ की स्थिति के बाद अभी एक और चीज पे जिस पे आज सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी नहीं की, वह भी महत्वपूर्ण है कि वक्फ बाय यूजेस, इसको लेकर के भी जो इस तरह की बात की है, उसको जो सरकार चाहती है उस पर हस्तक्षेप करना, उसको भी मानना चाहिए कि उसको उसमें कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं। जो यूज जो हो रहा आप इतने सालों के बाद अगर आप चाहें कि नहीं इस पर लेकर कोई विवाद पैदा करना, ये उचित नहीं है। जो एग्जीक्यूटिव पावर दिए गए थे उसको वापस ले लिया सर्वोच्च न्यायालय, उसी के माध्यम से सरकार पूरी तरह के वितंडावाद खड़ा करना चाहती थी कि अगर आज कोई मस्जिद है, उस अपने ग्वालियर में कोई मस्जिद है और राकेश पाठक जी खड़े हो गए कि नहीं तो मेरी संपत्ति है, तो कल से वहां नमाज पढ़ना बंद। जो इस तरह का हस्तक्षेप सरकार करना चाहती थी, उस पर रोक लगी और सरकार की मंशा यही थी। तो वक्फ को लेकर के एक जो माहौल सरकार बनाना चाहती थी, उस पूरे के पूरे माहौल को सर्वोच्च न्यायालय ने ध्वस्त कर दिया। और जो हालांकि अंतरिम आदेश है, आगे अंतिम आदेश में क्या होगा, ये आदेश, ये तो स्थगन आदेश जारी रहेगा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय खुद भी कहता है कि जब तक किसी भी कानून का संवैधानिक पक्ष पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक उस कानून को संवैधानिक ही माना जाएगा, उसको आप गैर कानूनी मान नहीं सकते। तो अब अंतिम निर्णय क्या होगा सर्वोच्च न्यायालय का, ये आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी सुनवाई में, अपने अंतरिम आदेशों में, अपनी टिप्पणियों में, अपने तर्कों में जो बातें कही है, वह सरकार के उन सभी बातों से असहमत है जिनके आधार पर सरकार वक्फ संपत्तियों को लेकर के विवाद पैदा करना चाहती थी, एक तरह का पॉलिटिकल नैरेटिव बनाना चाहती थी। आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है और मेरा अपना मानना है कि कम से कम जो एक बेचैनी थी लोगों में, वह बेचैनी रुकेगी और जो आंदोलन और सत्याग्रह और धरने की गतिविधियां थी, हो सकता है कि उसमें भी रोक लगे। लेकिन यह संघर्ष अभी ये रुक जाएगा ऐसा नहीं है। ये अभी जब तक अंतिम फैसला नहीं हो जाता, तब तक अल्पसंख्यक समुदाय के लोग या समाज के सिविल सोसाइटी ये इस संघर्ष को जारी रखेगी। अब बात SIR की। SIR में आज भी जो अश्विनी उपाध्याय साहब कह रहे हैं, ये सरकार कह दे। अश्विनी उपाध्याय साहब घोषित रूप से भारतीय जनता पार्टी के समर्थक व्यक्ति हैं, घोषित रूप से संघ की विचारधारा के पोषक व्यक्ति है, कोई दिक्कत नहीं, माननीय अधिवक्ता भी हैं, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में एक बात कही। लेकिन अगर आप कोई बात सर्वोच्च न्यायालय में कहते हैं तो उसके वह आपके पास एक आधार होना चाहिए। निर्वाचन आयोग को भी कहना चाहिए कि जो आप बात कर रहे हैं उसको आप शपथ पूर्वक बयान कर दीजिए। इनको तो आप नहीं कर रहे हैं। अगर आप लाखों लोग हैं जो घुसपैठी हैं तो कहां है? एक नागरिक से, निर्वाचन आयोग तो कह रहा है ना कि एक नागरिक से, एक व्यक्ति के घर पर उनका BLO गया, तो अगर वो BLO गया है तो उसने तो पहचान कर ली होगी। आज सर्वोच्च न्यायालय ने जो ये कहा कि अगर कानूनी सम्मत तरीके से इसका संचालन नहीं किया गया तो पूरी की पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी जाएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य है न्यायालय का, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। और सर्वोच्च न्यायालय कम से कम जो सबसे बड़ा सवाल यह था कि आधार को आप एक अभिलेख के रूप में स्वीकार कीजिए, उस पर तो सर्वोच्च न्यायालय का है, उस पर तो उसने कोई राहत नहीं दी। और यह आधार को ही अलग करके सर्वोच्च न्यायालय अपने उस रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहा था जिससे बड़े पैमाने पर लोगों के नाम काट दिए जाए, उनको मताधिकार से वंचित कर दिया जाए। अब तो सर्वोच्च न्यायालय ने उनसे ये भी पूछ लिया कि आपने जिन 65 लाख लोगों का नाम काटा था उसमें कितने लोगों को आपने दर्ज किया है। ये दोनों फैसले दूरगामी होंगे, इसका राजनीतिक असर ही पड़ेगा और कम से कम समाज के एक बड़े वर्ग पर यह इसका संदेश जाएगा कि सरकार अधिक अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के साथ खिलवाड़ करना चाह रही है और समाज के एक बड़े वर्ग को मताधिकार से वंचित करना चाह रही है। यह जो एक पॉलिटिकल नैरेटिव है, यह भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के सहयोगी दलों सबके लिए घातक है। बिहार में SIR को लेकर के लोगों में बेचैनी है, वो बेचैनी साफ साफ दिख रही है। आप किसी से बात कीजिए, लोगों के चेहरे पर दिखाई पड़ेगा। और सर्वोच्च न्यायालय के इस अगर सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि आपको विधि सम्मत तरीके से मतदाता पुनरीक्षण करना पड़ेगा, गोया किस बात की शिकायत है कि आप कोई ऐसी कार्रवाई आप कर रहे हैं जो भी सम्मत नहीं है, उसको लेकर सवाल पैदा किए जा रहे हैं।
तो दोनों मेरा अपना मानना है कि दोनों फैसले बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोनों ही आदेश बहुत महत्वपूर्ण है और अंतिम सुनवाई में तस्वीर और साफ होगी। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, दोबारा आता हूं इस पे, अभी और तस्वीर साफ करते हैं हम पांचों मिलके, 6 हम लोग हैं मिलके, जरा और तस्वीर को साफ करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, जरा आपकी भी पहली टिप्पणी इस पे, वक्फ पे जो कुछ था वो आ चुका है, अंतरिम फैसला, लेकिन फैसले में तमाम बातें जिन पहलुओं पर वहां चर्चा हुई है उन पर रोक लगा दी गई है। दूसरी तरफ SIR है, उस पर थोड़ा और हम लोग डिटेल बात करेंगे सेकेंड राउंड में, लेकिन वक्फ और SIR, आपकी टिप्पणी। राजीव जी धन्यवाद। आज सुप्रीम कोर्ट का दिन रहा, दो मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही उससे केंद्र सरकार की धड़कनें, अगर सरकार को व्यक्ति माने तो बढ़ गई। अगर वक्फ बोर्ड की बात करें, अंतरिम फैसला सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायमूर्तियों ने दिया है, उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत सारे बातें साफ हो गई हैं, सरकार के इरादों पर रोक लग गई है और वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एक तो ये कि वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या के मामले में सरकार ने स्पष्ट किया है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रावधान याचिकाकर्ता के मुख्य मुद्दे थे वो मान लिया गया है। गैर मुस्लिम सदस्यों के मामले में अब मनमानी नहीं हो पाएगी। दूसरी बात है कि सरकारी अधिकारी की भूमिका, जो कलेक्टर होता है आमतौर पर, और हमारे देश के कई राज्यों में हमने पाया कि कलेक्टर के हाथ में अगर अधिकार दिए गए तो किस तरह से अधिकारों का दुरुपयोग होता है, उनका पालन कैसे होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो यहां भी सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति को कम से कम 5 वर्ष तक इस्लाम का अभ्यास करने वाली जो बात है, वो शर्त है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी व्यक्ति का आज मन बदला है और 5 साल व्यक्ति जीवित रहेगा भी नहीं, इस बारे में आप कैसे कह सकते हैं। तो कई तरीकों से देखा जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम फैसला सरकार के लिए मुसीबत है, और कुछ मामलों में सरकार को मामूली राहत भी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे अधिनियम को लागू न करने का अनुरोध खारिज कर दिया। ये नहीं कहा कि हम पूरे अधिनियम को ही खारिज कर देंगे, सिर्फ ब्लैंकेट स्टे वाली बात जो थी वो नहीं मानी गई। वक्फ पंजीकरण की आवश्यकता पर स्थगन की बात भी महत्वपूर्ण थी, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम फैसले में बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि कोई जो सीमा 6 महीने समय सीमा रखा था संशोधन का, वो सरकार ने कहा कि नहीं। डॉक्टर राकेश पाठक ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि तमाम धार्मिक संगठनों में, ट्रस्ट में अगर ये नियम लागू होता तो दूसरे ट्रस्टों पर भी होना चाहिए। ये बात महत्वपूर्ण है हमारे देश के लोकतंत्र को देखते हुए। दूसरी एक बात जो सुप्रीम कोर्ट ने आज बिहार के चुनाव के बारे में, क्या कहते हैं उसे, SIR के बारे में जो की टाइमिंग के बारे में जो बात कही, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ कर दिया है, और साफ भी कर दिया है कि मौका पड़ेगा तो हम इस बारे में बहुत कड़ा निर्णय ले सकते हैं। नियमित अंतराल पर SIR कराने का निर्देश संवैधानिक अधिकार क्षेत्र में दखल होगा, ये चुनाव आयोग कह रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। चुनाव आयोग ने अपने जवाबी हलफनामे में जो बात कही थी, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बातें साफ कर दी। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि आज का दिन केंद्र सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट में बहुत अच्छा नहीं था। एक और खबर है जिस पर मैं आपका ध्यान 1 मिनट में दिलाना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री ने BPRNC यानी ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कहा है कि पिछले 50 सालों में, खासकर आजादी के बाद, खासकर हाँ आजादी के बाद 1974 जो भी मामले 74 के बाद 1974 के बाद जो भी मामले हो उस पर गहन रिसर्च की जाए। इसका मतलब यह है कि सरकार की निगाह वर्तमान हालात में तो ही, भविष्य के लिए भी सरकार बहुत अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। आश्चर्य की बात है कि हमने आजादी पाई आंदोलन से, सरकारें बदली आंदोलनों से, कई राज्यों में सरकारें बदली आंदोलनों से, लेकिन ये सरकार चाहती है कि कड़ी निगरानी की जाए। तो निगरानी की जरूरत क्यों है सरकार को, ये बहुत सोचने की बात है। और ये भी एक चिंता की बात है। जिस तरह 2 मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं, SIR और वक्फ बोर्ड के बारे में सरकार का रवैया चिंताजनक है, वैसे इस मामले में भी आगे जाकर
बहुत गंभीर बातें हो सकती है। राजीव जी जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने याद दिलाई कि यहां पर साफ साफ है कि 1974 से लेकर, यानी जेपी आंदोलन, जी प्रशांत जी आ रहा हूं, आप ही के पास आता हूं, जेपी आंदोलन से लेकर अभी तक जितने भी आंदोलन हुए उन आंदोलनों की तहकीकात की जाए। अब एक बार फिर से सीधे शब्दों में कहूं तो आखिर ये आंदोलन क्यों हुए और उसके बाद इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? क्या बांग्लादेश, श्रीलंका और अब नेपाल, इसकी चिंता है या कुछ और है? कारण जानना नहीं है राजीव जी, कारण जानना नहीं है। उसमें ये नहीं कहा कि कारण पता कीजिए, ये पता कर रही है कि कौन लोग थे और इसकी फंडिंग कहां होती थी। कारण तो सबको पता है, वो सब कुछ उसमें सबको क्रांति का आंदोलन कैसे शुरू हुआ सबको जानकारी है। ये नहीं जानना है उनको जानना है कि अगर ये आंदोलन हुआ तो राजीव रंजन श्रीवास्तव ने कितना चंदा दिया, सवाल ये है। और चंदा देने वाले कौन कौन लोग थे, उनको घेरने की कोशिश है। ये कारण तो सबको पता है, कारण किस बात के लिए। तो ये एक गंभीर मसले पे जी आंदोलनकारियों पर, आंदोलन करने वाली संस्थाओं को घेरने की कोशिश है ये, कि जो लोकतांत्रिक अधिकार आपके हैं उनको समेट दिया जाए। बिल्कुल, ये है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी कुछ जोड़ रहे थे, अपनी बात आगे बढ़ाइए। मैं यही बात कहना चाह रहा था कि ये नेपाल में जो हुआ है ये उसका असर है। अब इस तरीके के वो कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स नए बना देंगे कि आप जुलूस भी ना निकालो, सेमिनार भी ना करो, आंदोलन भी ना करो। ये तो इमरजेंसी की तरफ जो है एक कदम बढ़ा दिया है उन्होंने। ये सब चीज़ें देखिए श्रीलंका में भी हो रही थी, नेपाल में भी हो रही थी और बांग्लादेश में भी हो रही थी। हम जानते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ, तो इसकी मुझे बहुत चिंता नहीं है। जी जी, लेकिन आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप आगे बढ़ा रहे थे, आप थोड़ा महाराष्ट्र का जिक्र भी कर रहे थे, लेकिन मैं चाहूंगा कि चूंकि अब 2-3 दिनों बाद, ये आज राहुल गांधी थे पंजाब में और राहुल गांधी कोई हवाई सर्वे नहीं करने गए थे, वो ट्रैक्टर और बाकी इनके और वहाँ के पंजाब में जो बाढ़ पीड़ित हैं उन घरों से, वहाँ के लोगों से राहुल गांधी ने मुलाकात की। लेकिन एक तैयारी, एक नहीं बल्कि 2-3 तैयारियां चल रही हैं और वो हाइड्रोजन बम वाली तैयारी चल रही है। इस बीच चुनाव आयोग अपनी अकड़ में है, ये भी दिखता है सुप्रीम कोर्ट में जिस ढंग की बातें होती हैं। तीसरी बात यहां और जोड़ दूं, हाँ, लगातार चाहे SIR हो या इससे पहले वक्फ बिल हो, उस पे हम लोग लगातार लाइव करते रहे, जो दलीलें पेश की गई हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहे। SIR में भी बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो 1 मिनट में चुनाव आयोग को चुनाव आयोग की औकात दिखा दे, जो सीधे यहाँ हमारे हिंदुस्तानी भाषा में जो शब्द का इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल कर रहा हूं कि 2 मिनट लगेगा चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट अपनी औकात दिखा सकता है कि हम क्या हैं, हमारी ताकत क्या है। लेकिन वहां जिस ढंग से चुनाव आयोग कर रहा है बहस दलीलों के दौरान, वो अभी तक, और इसीलिए मामला इतना खींचता चला गया। और मैं भी कई बार सोचता था प्रशांत जी कि आखिर इसका कभी तो अंत आएगा, इसलिए क्योंकि अब चुनाव होना है बिहार में। और अभी आप सवाल कर रहे थे ना, आखिर अब 7 और 8 तारीख को अगर फाइनल कॉल है सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर चुनाव की घोषणा कब होगी, जो घोषणा 25 सितंबर को होनी चाहिए थी। आप खींचे जा रहे हैं, समय मांग रहे हैं, घूम फिर के उसी आधार पे आ रहे हैं। और वहां साफ दिखाई दे रहा है कि आप इस पूरे प्रोसेस को अगर थोड़ा सा इसको साधारण किया जाए, थोड़ा आसान किया जाए, आसान आप करना नहीं चाहते, आप इसको लेंदी करना चाहते हैं, इसको आप उलझाए रखना चाहते हैं। इसीलिए आप बार बार आधार कार्ड को इससे बाहर निकालना चाहते हैं। दूसरी तरफ आप रिजर्वेशन तक में आधार कार्ड कंपलसरी कर रहे हैं 1 तारीख से, इसी 1 अक्टूबर से। लेकिन इधर आप आधार कार्ड को कुछ वैसा समझते ही नहीं है। इसलिए यह मंशा अंडरलाइंड समझ में आती है, साफ साफ समझ में आती है, इसलिए एक्सपोज करना, इस पर चर्चा करना जरूरी है। प्रशांत जी अपनी बात देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत साफ बात कही कि अगर इसमें कोई गैर कानूनी एक्टिविटी पाई गई तो हम पूरा SIR निरस्त कर देंगे, केवल बिहार का नहीं पूरे देश का। अब आप देखिए कि इलीगलिटी कहां कहां है। पहली इलीगलिटी यह है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। इंटेंसिव रिवीजन का है,
जी। जो 2002-2003 में हुआ वो इंटेंसिव रिवीजन है, और उसके बाद और अभी तक इस मामले पे संसद ने कोई कानून नहीं पास किया। किस आधार पर, किन डॉक्यूमेंट के जरिए वो वोटर लिस्ट पे जोड़े जाएंगे नाम, ये भी पावर जो है पार्लियामेंट के पास है। इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है कि वो 11 डॉक्यूमेंट लेके चले आए। ये पावर का पार्लियामेंट में, ये वृंदा ग्रोवर ने बात को उठाया था सुप्रीम कोर्ट में 3-4 हियरिंग के पहले की बात है। जी 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 बिल्कुल। तो ये तमाम चीजें, और इन सब के अलावा राजीव जी, ये कानून, सेक्शन, इन सब के अलावा सुप्रीम कोर्ट जहां बैठा है 65 लाख लोगों के नाम हटा दिए। कौन सा कानून यहाँ पे लग गया? किस कानून के तहत इतने बड़े पैमाने पर आप हटा दोगे लोगों को? तो सबसे बड़ी इलीगलिटी तो यही है। और सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है, 2 फैसलों में कह चुका है कि चुनाव आयोग को किसी की नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मतदाता को या नागरिक को नहीं साबित करना है कि वो नागरिक है या नहीं है, उसको नहीं साबित करना है, आपको जाना है। अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है तो जिस व्यक्ति ने ऑब्जेक्शन किया वो साबित करेगा कि मैं विदेशी नागरिक हूं। मुझे साबित नहीं करना है कि मैं निर्दोष हूं। इलेक्शन कमीशन इसको उल्टा कर रहा है। जो कानून और सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं, पहले के जजमेंट है, उसको उल्टा कर रहा है। ये केवल असम में फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में ये हुआ, बाकी देश में नहीं है ये। तो इलीगलिटीज बहुत सारी हैं, लेकिन उसके पीछे खेल क्या है? राहुल गांधी इसको अभी जब भी वो अपना घोषणा करेंगे, रिसर्च का करेंगे, लेकिन उसकी एक छोटा सैंपल मैं आपको देता हूं कि कितना खतरनाक खेल है, कुछ आंकड़ों के माध्यम से जो रिसर्च आई है। अब आप देखिए, महाराष्ट्र में 5 महीने में 41 लाख लोग नए जोड़े गए, यानी लोकसभा और विधानसभा के बीच में। ये पूरा खेल राजीव जी 6 अगस्त और 19 अक्टूबर के बीच, यानी कुल जमा 3-3.25 महीने के बीच में हुआ ये। और आप हैरत करेंगे कि 6 अगस्त तक, यानी 1 जून से 6 अगस्त तक 7.5 लाख नए मतदाता जोड़े गए। 30 अगस्त तक 17 लाख नए मतदाता जोड़े गए। 15 अक्टूबर तक लगभग 10 लाख मतदाता नए जोड़े गए, और 19 अक्टूबर तक 6.5 लाख से भी ऊपर नए मतदाता जोड़े गए। अब आप इन नए मतदाताओं को जरा देखिए कि ये क्या है, ये मामला क्या है। नए मतदाता जोड़े गए, उसमें कुल लगभग 3,68,000, बहुत स्पेसिफिक, यानी ये जो लगभग 21 लाख मतदाता जोड़े गए 6 अगस्त और 30 अगस्त के बीच में। इस 20-25 दिनों में 20 लाख नए मतदाता आए। इस 20 लाख नए मतदाता में केवल 3,68,000 मतदाता 18 साल की ऊपर वाले थे, फर्स्ट टाइम वोटर जी। बाकी लगभग 17 लाख मतदाता पता नहीं कौन है, कहां से आए हैं। अब इसका एक दूसरा आंकड़ा देखिए, 27 सीटें हैं जहां पे 8% से ऊपर मतदाता जोड़े गए महाराष्ट्र में। इसी दौरान उन 27 सीटों में 23 सीटें महायुति ने जीती है, यानी बीजेपी प्लस शिवसेना, शिंदे, एनसीपी, अजित पवार और आरएसपी, यानी 27 में से 23 सीटें बीजेपी एलाइज ने जीती हैं, जहां पे 8% जोड़े गए, और महाविकास आघाड़ी को सिर्फ 2 सीटें मिली इन जगहों पे जी। तो ये पूरा खेल जो हुआ है महाराष्ट्र में, और भी डेटा मेरे पास है लेकिन समय हो जाएगा काफी। तो और जो बड़ा खेल हुआ वो ये हुआ है
कि बहुत सिस्टमैटिक ढंग से 2.5-3 महीने के अंदर 40 लाख मतदाता नए जोड़ दिए गए। और आज की तारीख में राजीव जी, चुनाव आयोग के हिसाब से वयस्क जनसंख्या से ज्यादा मतदाता है महाराष्ट्र में। ये चमत्कार केवल चुनाव आयोग कर सकता है, राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार, कि सेंसस के हिसाब से जो वयस्क मतदाता है उससे भी ज्यादा, यानी सेंसस का जो प्रोजेक्शन है उससे भी ज्यादा मतदाता है, जनसंख्या से भी ज्यादा मतदाता हो गए। आप बताइए, तो ये एक बड़ा खेल जो है पूरे देश में करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जब इसकी खुलासा करेंगे तो काफी और नई जानकारियां इसमें आएंगी। और ये इलेक्शन कमीशन यही काम बिहार में करना चाहता है जो महाराष्ट्र में उसने किया, और यही काम पूरे देश में करना चाहता है। जी राजू जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ पे आप पूरा डाटा महाराष्ट्र की रख रहे हैं और कैसे चुनाव आयोग यहाँ पे और एक छोटे से अंतराल में एक छोटा ड्यूरेशन, और उसमें हमने देखा कि कैसे मतदाताओं को जोड़ा गया है। और यही बात तो यहाँ पर इसी चीज़ को तो एक्सपोज कर रहे हैं राहुल गांधी, जो बात बता रहे हैं बार बार प्रशांत जी, जो आप कह रहे हैं यहाँ पे, शायद आगे इन बातों को और आगे बढ़ाया जाएगा। डॉक्टर राकेश पाठक जी, आपके पास आना चाहता हूँ। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट में आप आज साफ SIR को लेकर और साफ कहा गया कि इसकी वैधता को हम देख रहे हैं, चुनौती भी वैधता को लेकर है, लीगलिटी को लेकर है, और इसको हम रद्द भी कर सकते हैं अगर सब कुछ ठीक नहीं पाया गया। एक लाइन वहां पे और भी अंडरलाइन बात थी कि 1 तारीख को जो आप लिस्ट लेके आ रहे हैं, फाइनल लिस्ट बिहार की, उस लिस्ट से और भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट क्लियर देखना चाहता है कि हाँ, इसमें क्या क्या किया गया। हालांकि बार बार चुनाव आयोग कह रहा है कि पॉलिटिकल पार्टियां यानी BLA जो हैं वो हमारी मदद नहीं कर रही हैं। ये भी कह रहा है कि पार्टियां मदद नहीं कर रही हैं, उनके BLA मदद नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वो चुनाव आयोग फंसा हुआ है। मगर जब बिहार चुनाव को देखा जाए, नरेंद्र मोदी वहां पे हैं, आज पूर्णिया में थे, एयरपोर्ट का जो पहले कह चुके थे कि हमने बनवा दिया, आज उद्घाटन कर रहे थे। और वहाँ भाषण में फिर से नीतीश बाबू ने कुछ कमाल किया। चलिए, उन सबसे बाहर हम रहेंगे क्योंकि अभी बहुत ऐसे भाषणों को सुनेंगे। लेकिन सवाल यही है कि क्या तैयार कर पाएगा चुनाव आयोग बिहार को इतने कम समय में? 40 दिन का कम से कम समय चाहिए। आपके पास समय नहीं है। 22 नवंबर तक आपको चुनाव करवाना है। अगर चुनाव नहीं करवाते हैं 22 नवंबर तक, अगर आप सरकार का गठन नहीं कर पाते हैं, तो क्या यहां पर दिक्कत आ सकती है? देखिए डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो एक लाइन कही है कि अगर कुछ गलत हुआ, कुछ गड़बड़ी हुई तो रद्द कर दीजिए। अब तक चुनाव आयोग जिस तरह से इस मामले को ले रहा है, उससे स्पष्ट है कि जब अंतिम सूचियों का वो प्रकाशन कर देगा, प्रस्तुत कर देगा, तो ये संभव नहीं है कि वो पूरी तरह त्रुटिपूर्ण हो, त्रुटिहीन होगा। उसमें गलतियां होंगी ही। प्रशांत जी हमेशा 65 लाख लोगों के नाम काटने की बात करते हैं, मृतकों के नामों की बात करते हैं जो जीवित पाए गए, और अंतिम सूची में भी इनमें से 1 या 2 बड़ी गलतियां मिलेंगी। तो आज की तारीख में तो ये तलवार लटक रही है कि ये SIR न केवल बिहार में बल्कि पूरे देश के लिए स्थगित हो जाए, रद्द हो जाए। ये जो प्रश्न है संवैधानिक प्रश्न है कि अगर निर्धारित तारीख तक विधानसभा नहीं गठित हुई, नई सरकार नहीं बनी, तो उसके बाद तो एक ही चारा रह जाता है, राष्ट्रपति शासन, और उसके जरिए केंद्र का सीधे सीधे आधिपत्य। हो सकता है नरेंद्र मोदी के दिमाग में, मोदी सरकार के योजनाकारों के दिमाग में यह भी चल रहा हो कि अगर SIR में जो गड़बड़ियां हुई हैं उससे बिहार के मतदाताओं में कोई असंतोष है, इसका नुकसान हो सकता है, तो कोई भरोसा नहीं ये लोग चुनाव को टाल दें। ऐसी परिस्थितियां पैदा करते जाएं कि उस निर्धारित तिथि से पहले सरकार न बन पाए, अपने आप स्वयं विधानसभा भंग हो जाएगी, राष्ट्रपति शासन राज्यपाल के जरिए केंद्र का अधिकार राज्य पर हो जाए। प्रशांत जी अभी कह रहे थे एक तरह से इमरजेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके 2 नमूने आज हैं। नंबर 1, प्रधानमंत्री के दौरे के समय लोगों को
घरों से न निकलने की हिदायत दी गई, घरों में बंद कर दिया गया है लोगों को। दूसरा, नेता प्रतिपक्ष पंजाब में है, वो हवा में उड़कर हवाई सर्वे नहीं कर रहे, वे एक द्वीप पर फंसे हुए लोगों से मिलने जाना चाहते थे, किसी टापू पर। पंजाब की पुलिस ने उन्हें जाने नहीं, उसका कहना है कि आपकी सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं। राहुल गांधी एक वीडियो में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर देश की सीमा के भीतर पंजाब की पुलिस लीडर ऑफ अपोजिशन को सुरक्षित एक जगह नहीं जाने दे सकती तो इसे क्या समझा जाए। अगर हमारी टीम वो वीडियो दिखा दे कि राहुल गांधी को किस तरह रोका गया है। जी जी बिल्कुल। यानी ये सरकार नेता प्रतिपक्ष को संसद से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर जनता के बीच उनका दुख दर्द जानने के लिए जाने भी नहीं देना चाहते। खुद प्रधानमंत्री तो जाते नहीं है, हफ्तों तक कोई ट्वीट नहीं करते पंजाब की आपदा पर, फिर जाते हैं तो आसमान से नजारा देखकर लौट आते। नेता प्रतिपक्ष जाकर आइए जरा देख लेते हैं जो आप कह रहे हैं, जरा देख लेते हैं डॉक्टर साहब, देखते हैं। देखिए मैं यार वहां उनको मिलने जाना चाहता हूं। अगर इस देश में अगर मेरे को या उनको हम इंडिया में ही आप प्रोटेक्शन नहीं दे सकते तो फिर कारण क्या, हमें क्यों रोका जा रहा है? नहीं आप बताइए ना हमें। एसएसपी साहब एक मिनट मेरी सुनिए, कोई वैलिड रीजन नजर ये कितना दूर है? दूर पिंड का ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ हम यही जा रहे हैं। हाँ तो ये कौन सी प्रॉब्लम है? ये तो सामने नहीं वो ठीक है, we are not going there. So you are okay with us going there? The main concern नहीं but ठीक है, we just go there on the shore. That's it. नहीं एक बात बताइए, सुनिए, you are okay if we go to that point? कुल मिलाकर यहां राहुल गांधी को रोका गया, जहां बाढ़ पीड़ितों से मिलने जाना चाहते थे, पुलिस आ गई और वो आगे नहीं जाने दे रही थी राहुल गांधी को। डॉक्टर साहब अपनी बात पूरी कीजिए। डॉक्टर साहब, तो राहुल गांधी को मणिपुर जाए तो उन्हें पीड़ितों से मिलने नहीं जाने दिया जाता, वहां पर पंजाब जा रहे हैं तो वहां नहीं जाने देते, हाथरस नहीं जाने देते, हर जगह नेता प्रतिपक्ष पर पाबंदियां हैं। किसी भी पार्टी की सरकार होती, कोई नेता प्रतिपक्ष होता और उसे इस तरह रोका जाता, तब भी हम यही सवाल करते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष के नेता को जनता के पास जाने से क्यों रोका जा रहा है। और अंतिम बात, आपने शुरुआत की थी उस वक्त घुसपैठियों के उल्लेख से, प्रधानमंत्री बार बार उनकी बात करते हैं, आज फिर उन्होंने दोहराया है और आज तो यहां तक कह दिया है जिसकी दम हो वो रोक ले। यानी जो मोहल्लाई भाषा, मुंबईया सिनेमा के डायलॉग कि हम तो घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, जिसमें दम हो वो रोक ले। पहली बात तो ये, कोई क्यों रोकेगा? अगर आप अवैध रूप से देश में घुसाए लोगों को निकालना चाहते हैं तो निकालिए ना, किसने रोका है? और अगर कोई विपक्षी पार्टी कोई रोके तो कहिए आप फिर। दूसरा सवाल ये है कि आखिर इतने सारे लोग 11 सालों से घुसे कैसे चले आ रहे, कैसे आधार कार्ड बनवाए ले रहे हैं, आधार कार्ड कैसे यहाँ के नागरिक बने चले आ रहे हैं, और कितने लोगों को आपने अब तक 10 सालों में 11 सालों में वापस भेजा है। यूपीए सरकार के 10 साल और नरेंद्र मोदी की सरकार के 10 साल के आंकड़े ये बताते हैं कि ढोल भले नरेंद्र मोदी ने पीटा हो, लेकिन कायदे से विधि सम्मत तरीके से यूपीए की सरकार में, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में अवैध घुसपैठिए ज्यादा बड़ी संख्या में वापस भेजे गए। तब कोई रोना नहीं मचाता था कितने लोग घुसे चले आ रहे। आप तो सरकार में बैठे हैं, देश का प्रधानमंत्री बाआवाज़े बुलंद अपनी नाकामी का ऐलान कर रहा है कि मैं प्रधानमंत्री हूं और घुसपैठ नहीं रोक पा रहा। देश का गृह मंत्री सस्वर इसे स्वीकार करता है कि मुझसे ज्यादा नकारा कोई गृह मंत्री आज तक देश में नहीं हुआ जो विदेशियों की घुसपैठ को नहीं रोक पा रहा। सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी
जिस सरकार की है, जिस प्रधानमंत्री की है, जिस गृह मंत्री की है, वे हर दिन मंच से खड़े होकर कहते हैं कि हम महानकारा, महामक्कार, महानाकाबिल आदमी हैं क्योंकि हम घुसपैठ नहीं रोक पा रहे, और फिर कहते हैं जिसमें दम हो वो रोक ले। जी डॉक्टर साहब जी, जरा सुन लेते हैं मोदी जी की जुबानी जो आप कह रहे हैं, सुनिए जरा। आज जो कांग्रेस और आरजेडी ने न केवल बिहार के सम्मान को खतरा है, बल्कि बिहार की पहचान को भी खतरा है। आज सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी का कितना बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। बिहार, बंगाल, असम, कई राज्यों के लोग अपनी बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इसलिए ही मैंने लाल किले से के डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। लेकिन वोट बैंक का स्वार्थ देखिए, कांग्रेस, आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं और बेशर्मी के साथ विदेश से आए घुसपैठियों को बचाने के लिए ये नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। ये लोग बिहार और देश के संसाधन और सुरक्षा दोनों को दांव पर लगाना चाहते हैं। लेकिन आज पूर्णिया की इस धरती से, सुन लीजिए, देख लीजिए सरकार किसकी है, सरकार किसकी है मोदी जी, सरकार किसकी है। और देखिए परेशानी कितनी, सुनील शुक्ला जी, परेशानी कितनी नरेंद्र मोदी जी को कि ये लोग यात्राएं निकाल रहे हैं यात्रा में किस राहुल गांधी, डॉक्टर साहब, यात्रा में राहुल गांधी या तेजस्वी यादव ने कब कौन सा बयान, कौन सा वाक्य बोला घुसपैठियों के पक्ष में, नरेंद्र मोदी जी बता दें। वही तो कौन लिख रहा है नरेंद्र मोदी जी का भाषण? जरूर नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो आवाज बुलंद कर रहा है चुपचाप, ये दिख रहा है। सुनील शुक्ला जी, ये नरेंद्र मोदी के यहाँ कोई घुसपैठिया घुस गया है। जब आपके अंदर सुरक्षा के भाव पैदा हो जाते हैं, ये बोलते हैं, फिर आप अलग तरीके से हाथ पैर चलाते हो। बिहार में एनडीए और बीजेपी के लोगों में सुरक्षा जबरदस्त तरीके से घर कर गई है, क्योंकि उनको कोई रास्ता मिल नहीं रहा है। किसको, इस देश के किस नागरिक को, एक व्यक्ति को आपत्ति नहीं हो सकती भाई अगर कोई घुसपैठिया आ रहा है। 20 साल से आप सत्ता में है बिहार में, आप पहचान नहीं करेंगे। मैं प्रशांत जी ने कहा कि मैं तो निकलता हूं, उनको कोई घुसपैठिया नहीं मिला। अरे आपको नहीं मिला, अश्विनी उपाध्याय को मिल गया, लेकिन अश्विनी उपाध्याय बतावे तो ये फला व्यक्ति है। ये इस आप क्यों बयान दे रहे हैं? वो एक आदमी का नाम बता दें कि साहब ये फला गांव में, बिहार के छपरा में, बक्सर में, में, पूर्णिया में, सुपौल में, किस जगह पे आपको ये घुसपैठिया दिखाई पड़े हैं? अभी जो मीडिया की रिपोर्ट है कि लगभग 45 विधानसभा क्षेत्रों का लोगों ने अभी एनालिसिस की है। 2 लाख से अधिक, 2.5 लाख से अधिक ऐसे मतदाता मिले हैं जिनका कई जगहों पे नाम है। और ऐसा नहीं उनका नाम एक है, उनके पिता का नाम एक है, उनका पता एक है, उम्र में हल्का फुल्का अंतर है। आप उसके बाद आप कह रहे हैं कि SIR इतने दावे के साथ आप चला रहे हैं, फुल प्रूफ है ये। मतदाता सूची का शुद्धिकरण का अभियान चला रहे हैं, ये इतना बेमानी है। और आप देखिए, आप निर्वाचन आयोग प्रतिदिन, आप पिछले दिनों याद कीजिए, आप जब मामला बहुत गर्म था और सर्वोच्च न्यायालय के इस तरह के आदेश नहीं आए थे, तो रोज एक प्रेस रिलीज जारी करते थे कि कितने आपत्तियां मिली, कितने लोगों के स्वीकार किए गए, इसमें कितने ऐसे लोग हैं जो मृत पाए गए हैं। एक अलग तरह का उनका विज्ञप्ति आती थी। पिछले कई दिनों से विज्ञप्तियां नहीं आ रही, कोई ट्रांसपेरेंसी इसमें नहीं है। दूसरी चीज, आज सर्वोच्च न्यायालय ने जो बात की, जिसे प्रशांत भूषण ने उठाया कि यह अपने जो निर्वाचन आयोग के अपने नियम है उसका पालन नहीं कर रहा है, पारदर्शिता जो होनी चाहिए उसका पालन नहीं कर रहा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जिन जिन चीजों का वायलेशन कर रहे हैं उसकी सूची हमको दी, उसने भी ये मांगा है।
सवाल इस बात का है कि आप आपने कहा था एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था की भी एक गरिमा होती है। सर्वोच्च न्यायालय उसी गरिमा को बचाने का प्रयास कर रहा है। अगर आप कोई इंडिविजुअल होते तो शायद अलग ही कहानी होती। आपको खुद समझना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय अगर कोई संकेत दे रहा है, अगर कोई बात हो कर कोई ऐसा तो नहीं काम में कर पब्लिक डोमेन में उसकी बातें, उन बातों को आपको सुनना होगा और आप नहीं सुनकर के क्यों फिर आज उन्होंने उठाया अश्विनी उपाध्याय ने आधार कार्ड का मसला कि फर्जी बन सकता है। न्यायालय ने कहा कि कौन सा अभिलेख है जो फर्जी नहीं बन सकता, किस अभिलेख को आप रोक सकते हैं? इस बिना पर किसी अभिलेख को आप स्वीकार नहीं करेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा तो फिर पेन ले लीजिए, आप पेन को भी शामिल कर लीजिए, उस पर चुप हो गए। क्योंकि ये जितने अभिलेख जो जनता के पास उपलब्ध अभिलेख है, उन अभिलेखों की स्वीकृति ही एसआईआर के पीछे एजेंडे को खत्म कर देती है। इसके लिए निर्वाचन आयोग तैयार नहीं हो रहा, क्योंकि जो अभिलेख सबके पास हैं, अगर सब लोग दिखा देंगे तो किसका नाम काटेंगे आप? और एसआईआर आप नाम काटने के लिए, आप नाम जोड़ने के लिए नहीं चला रहे हैं, आप लोगों के नाम काटने के लिए पूरा का पूरा अभियान चला रहे हैं। और यह बात भी मैं कोई कल्पना करके नहीं कर रहा हूं, यह निर्वाचन आयोग कह चुका है, मुख्य निर्वाचन आयोग कह चुके हैं कि 2 करोड़ लोगों के नाम कटेंगे। यह बयान मैंने आज तक किसी मुख्य निर्वाचन आयोग से नहीं सुना था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त यह कहते रहे हैं कि इस अभियान के तहत, मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत, जो पहली बार का मतदाता है उसको बड़ी संख्या में जोड़ा जाएगा। यह अभियान चलाया जाएगा कि जो मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित रह गए हैं उनको अधिकाधिक संख्या में मतदाता सूची में शामिल किया जाए। स्वाभाविक सी बात है कि जो दिवंगत हो चुके हैं, शहर छोड़ चुके हैं, उनका नाम कटता है। उसमें भी एक ट्रांसपेरेंसी होती है कि अगर मैं किसी मतदाता के नाम को लेकर के आपत्ति करूंगा तो ये निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि वह उसको अपनी वेबसाइट पर दिखाएगा कि डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी के नाम पर मेरी आपत्ति है, और प्रकाश हिंदुस्तानी साहब जाकर के उसका जवाब दें कि साहब ये आपके नाम पर फला व्यक्ति ने आपत्ति की है। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जिसका नाम चाह रहे हैं उसका नाम आप काट दे रहे हैं। और एक मतलब अगर आप किसी मतदाता केंद्र पे 500 लोगों के नाम काटे और सबके सब दिवंगत है, कहीं होता है क्या? ये व्यवहारिक रूप से स्वीकार किया जा सकता है, तर्कसंगत तरीके से स्वीकार किया जा सकता है। तो एसआईआर के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग के पास सर्वोच्च न्यायालय को संतुष्ट करने का कोई तर्क नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के सामने निर्वाचन आयोग कोई उनके द्वारा उठाए जा रहे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा है। वह केवल ऐसी ही बात कर रहा है जो लगातार कहता चला रहा है, और उसको कई बार सर्वोच्च न्यायालय खारिज कर चुका है। जी मेरा अपना मानना है, मैं अभी भी यह मान के चलता हूं कि अंतिम फैसले के दिन एसआईआर की पूरी प्रक्रिया संभवतः निर्वाचन आयोग की इस प्रक्रिया को सर्वोच्च न्यायालय रद्द करेगा और यह चुनाव कराएगा 2024 के लोकसभा का चुनाव जिस मतदाता सूची के आधार पर हुआ था उसी पे, क्योंकि निर्वाचन आयोग सर्वोच्च न्यायालय को संतुष्ट नहीं कर पाएगा, जो उसके रवैये से लग रहा है कि वह पारदर्शी तरीके से निर्धारित नियमों, कानूनों या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप और मतदाताओं को मताधिकार से वंचित नहीं किए जाने के लिए ऐसे कदम उठाए हैं जिससे कि लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित हो। इसको लेकर के वो सर्वोच्च न्यायालय को संतुष्ट नहीं कर पाएगा अब तक की जो उसका टेंडेंसी है। और सर्वोच्च न्यायालय के जो सामने तथ्य आ रहे हैं स्थिति है कि चुनाव तो समय पे ही कराना है और एसआईआर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, निर्वाचन की प्रक्रिया को बाधित करना है। तो मैं तो अभी मान के चल रहा हूं कि चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव के जो मतदाता सूची थी बिहार में उसी आधार पर कराए जाने की संभावना ज्यादा दिख रही। जी। लेकिन प्रकाश जी, क्या आपको लगता है कि घुसपैठिए मिल जाएंगे इस एसआईआर से? क्योंकि एसआईआर तो घुसपैठियों को खोजने के लिए करवाया जा रहा है और मोदी जी वहां चीख के कह रहे हैं कि ये कांग्रेस और आरजेडी के लोग जो हैं, वामदल के लोग जो हैं, यानी महागठबंधन बिहार में घुसपैठियों का संरक्षण दे रहे हैं। ये लोग मिल जाएंगे क्या? राजीव जी, माननीय प्रधानमंत्री जो बातें कहते हैं उससे लोग कितना उस पर विश्वास करते होंगे, ये बात मेरे ख्याल से इस देश का मतदाता जान चुका है। जैसी जैसी बातें वो करते चले आ रहे हैं, कहते आ रहे हैं और करते आ रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं। दूसरी बात, अभी जो शुक्ला जी ने कहा, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं कि एसआईआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट को संतुष्ट नहीं करा पाएगा चुनाव आयोग, क्योंकि ये छोटी मोटी गतिविधि नहीं है और ये ऐसा नहीं कि 1 महीने 2 महीने में हो जाए।
जब हर जिले में एक निर्वाचन शाखा होती है, स्टाफ होता है, तो वो साल भर 5 साल 365 दिन क्यों नहीं करते जांच इसकी कि मतदाता सूचियों का अपडेटेशन करते रहें। एसआईआर के बहाने बिहार चुनाव में ही एसआईआर की याद आई। ये सब बातें लोगों के मन में संदेह पैदा करती है कि आखिर सरकार के इरादे क्या है, मंशा क्या है, और जो हवा खड़ा करने की कोशिश है कि विदेशी मतदाता, बाहरी मतदाता, वो लोगों को पसंद, मतलब लोगों के दिमाग में जज नहीं रहा कि ऐसा संभव है। लगता है कि इसके पीछे मंशा कुछ और है। शायद बिहार के चुनाव से डर गई है बीजेपी की सरकार, मतदाताओं के नाम को मैनिपुलेट कर रही है, और जिस तरह से राहुल गांधी बार बार वोट चोरी की बात करते हैं, उससे लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है कि शायद एसआईआर के पीछे मंशा ठीक नहीं है। जी, एक छोटा कमेंट, क्लोजिंग कमेंट अमलेंदु जी। एसआईआर घुसपैठिए मिल जाएंगे, वही सवाल। हाँ राजीव जी, मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं। नहीं, घुसपैठिए मिल सकते हैं, अगर मोदी जी बताए कौन कौन घुसपैठिए तो बिल्कुल मिल सकते हैं। सरकार मोदी जी की लिस्ट जारी करे कि ये घुसपैठिए, चुनाव आयोग को दे मोदी जी, गृह मंत्री दे, गृह मंत्रालय का काम है घुसपैठियों की शिनाख्त करना। गृह मंत्रालय ने अब तक कितने घुसपैठिए पकड़े, दे लिस्ट जारी करें, इतने घुसपैठिए हैं, फिर चुनाव आयोग उसकी जांच करे, दे अपनी घुसपैठियों की लिस्ट जी। ये राजीव जी कुल मिला के देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाल कुछ भी बजाए जाकर, लेकिन आज दोनों गालों पे भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीम कोर्ट से जबरदस्त तमाचा पड़ा है, वक्फ बोर्ड को लेकर भी और एसआईआर को लेकर भी। और साफ तौर पे आज जस्टिस सूर्यकांत ने तो एक बात कही कि भाई समस्या ये है कि हम इनसे कुछ पूछते हैं, ये दूसरी नई कहानी लेकर आ जाते हैं, चुनाव आयोग के लिए कहा। और उसके बाद ही फिर ये कहा कि हम अगर मतलब हम संतुष्ट नहीं हुए तो फिर हम इस पूरी प्रक्रिया को रद्द भी कर सकते हैं। तो सीधे सीधे जो कल चुनाव आयोग धमका रहा था एफिडेविट देकर सुप्रीम कोर्ट को कि साहब आप हमारे इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो, एसआईआर कराना हमारा काम है, आप इसमें दखलंदाजी ना करें, वो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बता दिया है सभ्य भाषा में। चूंकि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग की तरह सभ्य नहीं हो सकता, जज साहब ज्ञानेश कुमार गुप्ता नहीं हो सकते, तो इसलिए उन्होंने कानून की भाषा में और सभ्य तरीके से समझा दिया है कि ज्ञानेश कुमार जी ज्यादा मत उछलिए, अगर हम संतुष्ट नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ, तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी, और ये सिर्फ बिहार के लिए नहीं पूरे देश के लिए होगा। जी राजीव जी, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी, बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, सुनील जी, डॉक्टर राकेश पाठक जी और डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में बने रहने के लिए। आप तमाम साथियों, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं। ये गंभीर मसला और दो बातें, दोनों सुप्रीम कोर्ट से, एक वक्फ बिल पर आज जो फैसला आया वो अंतरिम फैसला ही सही, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला, और दूसरी तरफ आप एसआईआर को लेकर अब ये भी आज कह दिया गया है कि अगले महीने की 7 और 8 तारीख आखिरी तारीख होगी। इन 2 दिनों पर में गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम जो चल रहा है बिहार में, उस पर गहन चिंतन मनन मंथन दलीलों के जरिए वहां पर सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा, और उसके बाद फैसले की घड़ी आएगी और फैसला भी जल्दी सुनाया जाएगा। तो एक अलग तस्वीर दिखाई देगी, लेकिन दोनों तरफ चाहे एसआईआर का मामला हो यानी